सो वेलकम यू अगेन उत्तराखंड पीसीएस। देखिए, जो अपनी परीक्षा वाणी की सीरीज है उसमें हम ये 3 टॉपिक इन 3 लेक्चर में अभी करते हैं। पहला टॉपिक बनाइए जल्दी से, है ना, काफ़ी इसमें फिर डिले हो जाएगा अदरवाइज। पहला आप बनाइए डैम। आप अगर परीक्षा वाणी पढ़ते हो तो उसमें एनर्जी जो चैप्टर है, ऊर्जा जिसको बोलते हैं, उसके अंडर ये आएगा। ठीक। दूसरा अभी हम देखेंगे इसके बाद सेंसस 2011 वाली। ठीक, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपका इधर से भी आता है। तीसरा जो आपका परीक्षा वाणी में चैप्टर दिया हुआ है, सोयल, एग्रीकल्चर और इरिगेशन, 3 चैप्टर है ना। तो इसमें से देखिए सॉइल तो हम कर चुके हैं, अभी एग्रीकल्चर और इरिगेशन देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं डैम पे। चलिए, डैम डैम मतलब क्या? देखिए, ऊर्जा की बात चल रही है। पहले ऊर्जा, तो एक तरफ तो इसकी थ्योरी है कि भाई पहले कौन सी बॉडी है, 3 अलग अलग बॉडी है, उन सब की हम बात करेंगे, लेकिन बाद में सिंपली पहले जो डैम है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, आप उसको बनाइए एक बार, ठीक है। फिर बाद में इस पर हम बात करेंगे कि अच्छा कौन सी बॉडी है, कौन रेगुलेट करता है, ग्रीवियंस कौन देखता है, बड़ा है छोटा है, ठीक है, मेगावाट, ये सारी चीजें भी हम देखेंगे। चलिए, सबसे पहले उत्तराखंड का आपको मैप पता है, इस तरीके से है। तो हम इस वाले पोर्शन की बात करते हैं, ये जो रिवर है, ठीक है। रिवर का नाम आपको पता है? पता होगा, अब तो याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ है तो देखिए, रिवर काली नदी है, और नेपाल में इसको महाकाली भी बोलते हैं। इसी के नाम से एक ट्रीटी भी हो रखी है। क्या नाम है? महाकाली संधि 1996, 1996। इतना याद है आपको? एकदम स्टार्टिंग में आप बनाइए। देखिए, काली रिवर है, तो आप इधर से, हमें पता है कि गोवन खाल से एक रिवर आती है, और एक आती है लिस्सर। ये आगे चल के बढ़ती है और नीचे चल के तवा घाट में एक डैम बना देती है। ठीक, तो अब मैं इस रिवर का ये जो नेम है इसको इरेज कर देता हूँ। एक डैम बनाती है। नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है भाई धौली गंगा। धौली गंगा। और ये कौन सी वाली है? पूर्वी धौली गंगा, ईस्टर्न धौली गंगा। वेस्टर्न धौली गंगा अलकनंदा में मिलती है। ठीक, तवा घाट पे एक डैम बनाती है। यहीं पे है कलिका दंतु, एक डैम और है कलिका दंतु, काली का दंतु, हिंदी में लिखूं इसको, काली का दंतु। ठीक है, ये ऊ की मात्रा गड़बड़ हो गई इसमें। पहला आपको पता चला। इसके ऊपर इधर सेला भी है, एक सेला। ठीक, ये याद हुआ, सेला, तवाघाट, कालिका दंतु। और नीचे हम आते हैं तो हमें पता है कि एक डैम है, क्या नाम है? पंचेश्वर डैम। ये किस रिवर पे है? तो यहां भी देखिए, आपको पता है सिरमौर से निकलती है, कौन सी? सरयू, बागेश्वर जिला। और एक आपकी इधर से मिलके आती है गोमती, यहाँ पे है बागनाथ मंदिर। ठीक, और फिर इस तरीके से बढ़ते हुए पंचेश्वर पे कहाँ मिल जाती है? काली नदी से, पंचेश्वर में। इसी पे है पंचेश्वर डैम। अब देखिए, ये जो रिवर है इसको आगे चल के तो सरयू ही बोलते हैं, सरयू इसमें मिल रही है। अब आपको देखिए इसमें याद क्या रखना है, इसमें एक रिवर और आ रही थी, क्या नाम है उसका? रामगंगा कहाँ मिलती है? इधर रामेश्वरम या रामेश्वर। ठीक, रामगंगा यहाँ पे मिलती है। चलिए, पंचेश्वर डैम किस किस के बीच में है? तो ये सिर्फ इंडिया का नहीं है, ये इंडिया प्लस नेपाल अभी प्रस्तावित है। प्रस्तावित क्या? इस पे काम चल रहा है अभी। ठीक है, अभी तैयार नहीं हुआ है पूरा, लेकिन जब ये तैयार होगा ये टिहरी डैम का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा, उससे भी ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि इसकी जो हाइट है
जितनी इसकी कैपेसिटी है, लगभग टिहरी डैम से 2.5 गुना ज्यादा कैपेसिटी है इसकी एनर्जी जनरेशन की। वो तो शायद आपकी कितनी 2400-2500 के आसपास जनरेट करता है, 2500 मेगावाट। ये करता है लगभग 7000 के आसपास, तो लगभग 2.5-3 गुना हुआ। ऐसे ही हाइट भी इसकी उससे ज्यादा है, लगभग 40 मीटर समथिंग ज्यादा है उससे, तो उससे हाइट में भी ज्यादा है। लेकिन अभी काम चल रहा है, इंडिया और नेपाल के बीच में, तो यहाँ पे ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट इसको देख रही होगी, तो उत्तराखंड सरकार का तो इसमें ऐसा कोई हस्तक्षेप नहीं है। एक सेकेंड, चलिए पंचेश्वर डैम किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो पिथौरागढ़ और चंपावत इधर ही है, बॉर्डर पे है ना। चलिए नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, अभी तैयार नहीं हुआ है, काम वाम चल रहा है वहां पे, जो ईंटें वगैरह आ रखी होंगी, है ना। चलिए इसमें होगा क्या ना, पैसा तो लगभग सारा इंडिया ही लगाएगा भाई, नेपाल के पास है नहीं, लेकिन जो फायदा है वो इंडिया और नेपाल दोनों शेयर करेंगे। अब यार अगर इंडिया को ही लगाना है पैसा, नदी भी इंडिया में ही जा रही है बह के, इसके नीचे यूपी में जाती ही है, तो फिर इसके साथ क्यों हम शेयर कर रहे हैं, अपना इधर ही बना लेते हैं, इधर भी क्यों लेके जा रहे हैं, इस डैम को अंदर ही रखते हैं, इंडिया की बाउंड्री में रखते हैं, प्रॉब्लम ही खत्म, है ना। ऐसा भी तो सोचना चाहिए ना, भाई क्यों शेयर कर रहे हैं इसके साथ। तो असल में क्या है ना, इससे हम कंट्रीब्यूशन तो कुछ नहीं मांग रहे, नेपाल से एक रिवर आती है बस, क्या नाम है, रूपाली गाड़, रूपाली गाड़, ये नदी आ रही है, तो ये नदी भी तो इसमें पानी की एक तरह से कंट्रीब्यूट कर ही रही है भाई, देखो मानो या मत मानो, ऊपर से नेपाल के हम बड़े भाई हैं, तो बिग ब्रदर के नाते हम उसको एक नॉन रेसिप्रोसिटी, आपने सुना होगा, नॉन रेसिप्रोसिटी मींस क्या होता है, ये आईआर में यूज होता है गुजराल डॉक्ट्रिन के टाइम से। गुजराल डॉक्ट्रिन 1990s के टाइम पे हमारे मिनिस्टर साहब थे इंद्र कुमार गुजराल साहब, प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनसे फिर उन्होंने बोला कि यार हम देखो बड़े भाई हैं, बहुत सारी चीज हमें ऐसे बड़े भाई निभानी चाहिए, हमें ये नहीं देखना चाहिए जो ये छोटे देश हैं या फिर जो हमारे साथी देश है कि हम जितना इनको दे रहे हैं उतना इनसे ले, ठीक है वो जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ठीक है, अदरवाइज हमें हेल्पिंग हैंड ही देना चाहिए, रादर की जितना हम दे रहे हैं उतना ही उनसे ले। तो चाहे आप देखो नेपाल के साथ, भूटान के साथ, श्रीलंका के साथ भी लगभग हम ऐसे ही करते हैं, पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के तो हम बाप है ना, तो उसका तो मैटर ही खत्म है, तो पाकिस्तान के साथ नहीं, उसके भाई नहीं है, उसके तो बाप है, उसका तो जन्म ही यहाँ से हुआ है, ठीक है, आने वाले टाइम बाद हो सकता है इधर ही मिल जाए, है ना, सुबह का बोला शाम को आ सकता है वापस, आ ही जाएगा, वहां की हालत देख लो। अब देखिए रूपाली गाड़ इसमें मिल रही है, तो फिर हमें पता चला कि यार इसका भी कंट्रीब्यूशन है, तो इसको भी हम बिजली देंगे। तो जब बिजली देंगे तो भाई एक काम करो, ये पूरा डैम इस पे ही नहीं बनाएंगे, एक हम इधर भी बनाएंगे इस पे, तो एक इधर बना रहे हैं, एक पंचेश्वर है, और एक पंचेश्वर से नीचे आपको पता है पूर्णागिरी, माँ पूर्णागिरी का मंदिर है, पूर्णागिरी में भी है, पूर्णागिरी, तो ये 3 है टोटल मिला के, 3। एक की कैपेसिटी किसकी है, पंचेश्वर की, देखिए पंचेश्वर में इधर लिख देता हूं, पंचेश्वर इधर लिख देता हूं, चलिए पंचेश्वर, पंचेश्वर इसकी कैपेसिटी लगभग 6400 मेगावाट है। अब ये आपको समझ में नहीं आता होगा कि मेगावाट 6400 कितना होता है ना, जैसे कोई मुझसे पूछे, आपसे पूछे कि भाई 5 लाख करोड़, ठीक है यार, अपना क्या है, हमें पता है कि भाई 1 करोड़ होते हैं, 10 करोड़ होते हैं, 100 होते हैं, है ना, यहां तक तो हम सोच सकते हैं, 1000 करोड़ चलिए। अब 1 लाख करोड़ हमें पता ही नहीं कि कितना पैसा होगा, ये भी नहीं पता, हमें पता नहीं कि इस रूम में यहाँ पे आएगा नहीं आएगा, कितना होता है नहीं पता, तो फिर उसके लिए एनालॉजी सही रहती है कि आप कंपैरेटिव एक बार आइडिया ले लो। जैसे हमारा डिफेंस बजट लगभग 5 लाख करोड़ का है, तो हम मान के चल सकते हैं कि अच्छा पूरा जितना मिलिट्री का ये खर्चा है, आना जाना, जितने लोग हैं उसकी सैलरी पेंशन हथियार, उस पे हम इतना खर्च करते हैं 5 लाख करोड़, तो उसका आप 1/5 कर दो, तब समझ में आएगा अच्छा इतना। या फिर मैं आपसे बोलूं हम एजुकेशन में लगभग इतना खर्च करते हैं 1 लाख करोड़, तो आपको समझ में आएगा कैसे कि यार अच्छा एम्स बने हुए हैं, अलग अलग कमीशन है, कितने हॉस्पिटल हैं, कितने डॉक्टर हैं, पेशेंट है, नर्स है, दुनिया भर को सबको पैसे देते हैं ना, तो इतना पैसा होता है 1 लाख करोड़। ये एनालॉजी दी जाती है, जैसे एक एनालॉजी दी थी हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उसमें उनको फंसा दिया,
ठीक है भाई, ठीक है, आप फेवर में हो अगेंस्ट में हो, लेकिन आप और हम भाई थोड़ा बहुत तो हमने पढ़ रखा है, तो हमें वो चीज पता होनी चाहिए जो बाकी लोगों को नहीं पता। आप चाहे वीडियो प्ले करके देखना, तो उन्होंने ये बोला ही नहीं था कि सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। देखना कभी प्ले करके, उन्होंने क्या बोला हुआ था, उन्होंने बोला हुआ था कि इतना पैसा है कि अगर सबके अकाउंट में आए तो 15-15 लाख रुपए आएंगे। मतलब वो एनालॉजी समझाना चाह रहे थे। अब जनता को या आपको, हमें भी वो मोदी जी बोल रहे कि भाई 5 लाख करोड़ रुपए बाहर है, तो हमें क्या मतलब, हमें क्या समझ में ही नहीं आएगा, हम हिसाब ही नहीं लगा पाएंगे कि कितना पैसा होता है। हिसाब कैसे लगेगा जब बोल देंगे कि 15-15 लाख रुपए सबको मिलेंगे, तो लगेगा यार 15 मुझे, 15 उसे, 15 उसे, और पूरे गांव को, पूरे शहर को, पूरे देश को, तो इतना पैसा होता है। इस हिसाब से एनालॉजी दी जाती है लोगों को समझाने के लिए, लेकिन उसको फिर मुद्दा बना दिया। एनीवे, आप चाहे फोर में हो किसी भी लीडर के, पार्टी के, या अगेंस्ट में हो, लेकिन आपको एक फेयर चीज पता होनी चाहिए कि भाई ये शब्द बोले हैं, उन शब्दों को आप ट्विस्ट करके कोई भी यूज कर सकता है ना। तो एनालॉजी दी जाती है। तो अभी मैं आपको एनालॉजी से समझाऊंगा कि ये क्या है। भाई 6400 मेगावाट, आपको क्या मतलब कितना होता है, मैं इधर गीगावाट लिख देता हूं, तो आपको पता है कि गीगावाट ज्यादा है, मेगावाट कम है, जिसको पता होगा बस इतना पता होगा। ऐसे नहीं पता ना कि भाई क्या होता है, कितना होता है, तो वो भी तो समझना चाहिए। तो चलिए, तो पंचेश्वर, ये जो पंचेश्वर है यहां से तो 6400 आएगा, ठीक। पूर्णागिरी से, पूर्णागिरी, यहां से कितनी बिजली आएगी, यहां से आएगी लगभग 240 मेगावाट। और ये जो रूपाली गार्ड में बना रहे हैं यहाँ पे 120 मेगावाट लेके आएंगे हम। तो रूपाली गार्ड में यहाँ भी डैम बनेगा, तो ये ग्रुप है एक तरीके से, ये फेज 1, फेज 2, फेज 3 ऐसे ही बनते हैं डैम। यहाँ से 120 मेगावाट, टोटल मार लो इसका एक बार कितना हुआ, 0, 4 2 6, 4 2 6 और 1 7, 64 2 66, 6640, 6760 मेगावाट। इतना यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा। इसी को हम बोल देते हैं पंचेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में फेज हैं, 3 फेज हैं, पहली फेज ये है, फिर ये है, फिर ये, इस तरीके से। अब आपको समझ में है। अब चलिए, इसकी हाइट कितनी होगी, भाई टिहरी डैम से आप कंपेयर करो, है ना। ऐसे थोड़ी मैं आपसे बोल लूँ कि इसकी हाइट इतनी, उससे क्या फायदा। टिहरी से आप कंपेयर करोगे तब पता चलेगा आपको कितनी है। टिहरी की कितनी है, 260 पॉइंट समथिंग है। इसकी कितनी है हाइट, इसकी हाइट लगभग 310 बोल रहे हैं मीटर प्रपोज्ड है। अभी जो इसकी डिटेल्स आएंगी वो बाद में आएंगी जब ये ऑपरेशनल हो जाएगा, लेकिन आप इतना तो समझो कि यार 300 से ऊपर है, मतलब टिहरी से भी 40 मीटर ऊपर ही है। तो बड़ा डैम है ना। समझ में आया, इतना समझ में आया आपको। इसी को ऐसे ही समझते चलो, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, रटने की भी कोई जरूरत नहीं, ठीक। अब चलिए, इसके नीचे देखिए, आपको पता है नीचे चंपावत में टनकपुर आता है, टनकपुर। तो एक टनकपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है, लेकिन वो पूछेगा नहीं, क्योंकि पूछेगा तो आपको पता है कि कहां पर है ना। और नीचे हम जाएंगे तो यहाँ पे है एक लोहिया हेड, लोहिया हेड, तो लोहिया हेड, बस आपको इतना याद रखना है। यही है मेजर मेजर। फंसाएगा आपको कहाँ पे, पंचेश्वर पे पूछ सकता है, काली का दंतु पूछ सकता है, या फिर ईस्टर्न धौलीगंगा, इसको तवाघाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, या फिर धौलीगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो सेला है, ये सेला एक्चुअल में इधर पड़ती है, इधर सेला, लेकिन ठीक है, इतना नहीं जाएगा डीप में। काली का दंतु याद रखना, ये हुआ। अब ये जो तवा घाट मैंने बोला ना, यहाँ पे धौली गंगा मिलती है, इसका नाम धौली गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है। तो इसके भी आपको फीचर्स पता होने चाहिए, फीचर्स पता हो जाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगी। तो ये उत्तराखंड का ही क्या, इंडिया का पहला डैम है ऐसा। कैसा, ये एक तरह से वर्टिकल स्लोप इसको बोलते हैं। वर्टिकल स्लोप कैसे यार, मैं समझाऊं इसको, है ना। इसको आप ऐसे समझो यार, इसको सिंपली आप ऐसे समझो, एक बकेट है आपके पास, बाल्टी है, ठीक। उस बाल्टी में आपने पानी भरा है,
और उसमें एक टंकी लगाई हुई है, इस तरीके से समझो ना, ये एक टंकी ही है, ठीक, ये एक टंकी है, ठीक, इसी तरीके से हम टंकी बनाते हैं, यही है ना। ऊपर कैसे बनेगा इसका फेस वेस, ठीक है, इस तरीके से कुछ ये है, इसमें कुछ लगी हुई है टैप पैप, ठीक, ये है। तो इसमें से देखिए, ये आपने इसमें पानी स्टोर कर लिया, इस स्टोर को ही क्या बोलते हैं हम, रिजर्वोयर। इसी को हम ताल भी बोल देते हैं, झील भी बोल देते हैं। जैसे टिहरी झील, तो झील वो एक्चुअल में थोड़ी है, वो तो क्या है, आपने पानी रोक रखा है लेकिन झील बन गई है, भाई रुका हुआ पानी है, ज्यादा पानी है, उसकी डेप्थ 6 मीटर से ज्यादा है, तो वो झील बन गई है। अब यहाँ से पानी भी निकल रहा है, तो ये भाई ये चलिए रिवर हो गई, ये रिवर होगी। अब मान लीजिए इस टंकी में इसका जो तल है ये वाला, यहाँ पे एक होल है, एक छेद है, ठीक, अगर यहाँ पे एक छेद है तो ये जो पानी है, आपको भी पता है कि भाई इधर से भी रिस रिस के नीचे 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 चला जाएगा, और फिर अल्टीमेटली क्या करेगा ये, या तो पहले इस झील को डिस्टर्ब करेगा, झील नहीं बनेगी पूरी, बनी भी रही तो नीचे 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 पानी ऐसे रिस रिस के अगर कहीं जमीन पे रखा हुआ है तो ये और ज्यादा नुकसान करेगा, और कभी डर लगता है कि कभी टूट जाए। तो इस तरीके से ही आप इसको डैम को एज्यूम करो कि डैम, देखिए ये आपकी सरफेस है, ये सरफेस है, तो अगर आप इस तरीके से कुछ बना देते हो, ठीक, तो एकदम वर्टिकल हो गया है, वर्टिकल हो गया, जैसे पानी इधर है, ये सब पानी है, पानी रुका हुआ है, अब यहां से ये जा रहा है नीचे, यहाँ पे आपने इसमें एक अच्छी सी, क्या बोलते हैं उसको, वो जो चिप दो अलग अलग एमसील बोलते हैं ना, एमसील, एमसील, आप इसमें भी देखिए क्या करते हैं हम, इसको फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे टंकी में छेद है तो एक एमसील दो अलग अलग कलर की आती है, उसको ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पे चिपका देंगे, तो एमसील से हमने इसको फिक्स कर दिया, तो अब ये पानी नहीं रिसेगा इस टंकी में। सेम ऐसे ही करते हैं, तो यहाँ पे हम एक एमसील की कोटिंग कर देते हैं, एमसील नहीं लगाते उसमें, हार्ड रॉक से इन सब चीजों से इसको एकदम फिल कर देते हैं, ठीक, तो अब ये जो पानी है ये अंदर जाएगा ही नहीं, रिसेगा नहीं, ठीक, और इधर से अपना फ्लो कर ही रहा है, तो इसमें होगा क्या कि पानी का सीपेज नहीं होता, अंदर नहीं जाता पानी, डैम को कोई लॉस नहीं होगा। और इस तरह का पहला प्रोजेक्ट बना, फर्स्ट प्रोजेक्ट बना क्या, ये अपना धौली गंगा वाला, ठीक है, धौली गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लिख दो ईस्टर्न धौली गंगा पे तवा घाट में, बस इतना याद रखना है, ठीक है, हो जाएगा। काली रिवर की आपको याद होगी, जिले आपको याद हो जाएंगे कि देखिए ये पिथौरागढ़ और इसके बॉर्डर पे है, ये आपका चंपावत है, ये टनकपुर भी चंपावत में है, और लोहिया हेड से इधर नीचे को फिर ये उधम सिंह नगर आ जाता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है, 3 ही जिले हैं इधर, है ना। आगे बढ़े, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे आपकी रिवर देखते हैं हम, वेस्टर्न वाली इधर, अब इधर आ जाते हैं ये वाली, तो मैं इधर ही ड्रॉ करता हूं ताकि आपकी विजुअल मेमोरी थोड़ी सी शार्प रहे। चलिए, आपको एक चीज पता है कि यार ऊपर से ना, इधर से आती है कौन सी, रूपीन, यहां से आती है सुपीन, सुपीन और रूपीन, इन दो नदियों से मिलके बनती है आगे चल के टोन्स, टोन्स इसी को बोलते हैं, टोन्स। ये एक रिवर का नाम क्या है, आवाज आ रही है ना, ठीक, इसका नाम है रूपीन, हिमाचल प्रदेश से, और ये है सुपीन, ये तो याद होगा आपको, नहीं है तो याद कर लो इसको, ठीक है, यहाँ पे एक, जहाँ पे इसका संगम होता है उसको बोलते हैं नटवार, ठीक, नटवार से इसका नाम पड़ता है, नेटवार बोलते हैं, नेटवार से नाम पड़ता है टोन्स, टोन्स थोड़ा उत्तरकाशी जिले में है, फिर नीचे आके देहरादून जिले में फ्लो कर रही है, ठीक, देहरादून में, डीडीएन में, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको एक चीज पता है कि यार इधर से एक रिवर और आ रही थी, बंदर पूंछ से निकल के आ रही थी, कौन सी, यमुना, यमुना रिवर, और यमुना रिवर इससे मिलती है कहाँ पे, देहरादून में एक जगह है कालसी, कालसी में एक तरह से आप बोल सकते हो कि टोन्स मिलती है, ये आगे चलती है देहरादून से इधर विकास नगर वाली साइड से, डाक पत्थर से फिर बाहर निकल जाती है, तो आपको इतना याद रखना है, ठीक।
तो अब चलिए इस पे डैम देखते हैं कौन कौन से हैं। तो एक तो नेटवार के नाम से ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप पकड़ लोगे किस पे है, ठीक, इसको इतना याद करने की दिक्कत नहीं। ये टोन्स है। अब टोन्स में आप याद रखो, देखिए टोन्स में एक है इधर इछारी डैम, इछारी, इच्छाधारी नहीं, इछारी, इछारी, किसाऊ, किसाऊ डैम, इच्छारी, और एक डैम और है आपका किसाऊ, इच्छारी, सी से ही उसका नाम है, क्या नाम है, किसाऊ, इच्छारी, छिब्रो, 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 हिंदी में भी लिख देता हूं मैं उसको, छिब्रो, छिब्रो, इच्छारी, इच्छाधारिणी और किसाऊ। किस पे है? टोन्स रिवर पे है, ध्यान रखना। ये देहरादून जिला आपका आ जाएगा नीचे, ऊपर उत्तरकाशी जिला है, ठीक। 3 डैम हो गए। अब और चलते हैं नीचे, देखिए आपको इधर क्या मिलेगा। अब यहां से तो कालसी में आगे मिल गई, कालसी से आप ये इधर जाते हो और लास्ट में आपको पता है इधर डाक पत्थर बैराज है। डाक पत्थर कहाँ है? विकासनगर में डाक पत्थर, डाक पत्थर है बैराज, तो डाक पत्थर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे भी डैम है, काफी डैम है, उसके आप नाम लिखो। एक तो यूकेपीसीएस ने पूछा था 2024 में ही पूछा था शायद, ठीक है। तो देखिए एक है व्यासी, व्यासी लेकिन अभी ये बंद हो चुका है क्योंकि जलमग्न हो गया है किसी वजह से, व्यासी। व्यासी के बाद देखिए इधर आपको ढालीपुर, ढालीपुर, और इधर देखो ढकरानी, मैं इधर बना देता हूँ ढकरानी, इंग्लिश में लिख देता हूँ ना इसको, ढकरानी। यहाँ पे एक डैम है क्या, कुल्हन, कुल्हन पे ही उसने क्वेश्चन पूछा था, कुल्हन, कुल्हन आप पहले इधर लिखो। इधर तो क्या है, एक डैम बन रहा है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों मिलके बना रहे हैं, और भी राज्य हैं, देखिए नाम क्या है, लखवार, लखवार डैम पूछ लेगा तो याद रखना 204 मीटर की इसकी हाइट है। अभी इसकी डिटेलिंग पे हम जाएंगे। यहाँ पे एक रिवर और थी, अच्छा कुल्हन, कोदरी, खोदरी भी बोल सकते हैं इसको, खोदरी, खोदरी, ठीक। तो ये इसमें रिवर है, मीन्स डैम है। अब एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लो, है ना। देखिए रूपिन सुपिन यहाँ पे नटवार में मिलती है हाइड्रोइलेक्ट्रिक, ये ठीक है। टोन्स फिर किसाऊ, इच्छारी, छिबरो, नीचे जब ये कालसी में मिलेगी, कालसी के बाद व्यासी है, ये जलमग्न हो चुका है, ये सबमर्ज हो चुका है एक तरीके से, अभी ऑपरेशनल नहीं है। आपका फिर खोदरी है, कुल्हन है, डकरानी है, ढालीपुर है, डाक पत्थर बैराज है और लखवार डैम है। ये सारे डैम इस पे है, ठीक। कभी अगर आपसे पूछ ले तो ज्यादा चांस लखवार डैम की है, लखवार, लखवार डैम। तो लखवार डैम ना एक्चुअल में किसी एक स्टेट के लिए हेल्प नहीं करेगा, इसको उत्तराखंड प्लस हिमाचल प्रदेश दोनों मिलके बना रहे हैं। हाइट इसकी 204 मीटर बोली गई है। ये सिंचाई के भी काम आएगा। डैम देखिए किस लिए काम आते हैं, या तो पावर के या फिर आपकी इरिगेशन के, सिंचाई के। तो यहाँ पे सिंचाई के ज्यादा काम में लिया जाएगा। सिंचाई किस किस को प्रोवाइड करेगा, तो एक तो उत्तराखंड को करेगा ऑब्वियसली, हिमाचल प्रदेश को भी करेगा, ऐसे ही उत्तर प्रदेश, यमुना उत्तर प्रदेश से भी जाती है, यमुना राजस्थान से भी एक तरह से बॉर्डर आप बना के बोल सकते हो, हरियाणा और दिल्ली ऑब्वियसली है ही, दिल्ली। तो देखिए 2 2 4 6 ही अलग अलग राज्यों को मदद पहुंचा रहा है। लखवार डैम किस पे है, यमुना पे है, देहरादून जिला है उसके बाहर निकलते हुए, ठीक। यहीं से एक शक्ति नहर का निर्माण किया गया था जो रामपुर मंडी के पास में है, और वहीं पे आपका आसन वेटलैंड है, ये आसन वेटलैंड है, ठीक। इधर से जाती है वो ऐसे शक्ति नहर, ठीक, शक्ति नहर।
और शक्ति नहर रामपुर मंडी के पास में आसन, आसन बैराज, और आसन एक आपकी वेटलैंड भी है। ठीक है, याद रह जाएगा। इसके जितने हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम या प्रोजेक्ट है। अब 2 रिवर बची हैं आपकी मेजर मेजर, कौन सी है? दोनों में ड्रॉ कर लेता हूं। इधर है एक, तो समझ में आ रहा है कौन सी? भागीरथी है, इधर से निकलती है, और बीच में चौखंबा है, याद करो चौखंबा है भाई। एक तो निकल रही है आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से, और दूसरी ये अलकनंदा है, ये निकल रही है कहाँ से? बंदरपोच से नहीं, सतोपंथ से निकल रही, सतोपंथ से निकल रही है, और निकल के आके मिल जाती है देवप्रयाग में गंगा से। दोनों ये देवप्रयाग में इनका संगम हो जाता है। यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस पे हम डैम बना लेते हैं, काम खत्म। अरे अरे मैंने आपको पढ़ा दिया और आवाज इसकी ओपन थी, मैंने आपको ये पढ़ाया भी, बट क्या करें, म्यूट निकला यार, है ना। अभी एक सेकेंड आ जाओ यार। मैंने इसके पहले क्या बताया, देखिए इसके पहले एक अपडेट कराया था कि काली रिवर है, तो काली रिवर में नीचे एक जगह है, मतलब इसको शारदा बोलते हैं, टनकपुर से नीचे, और उसी पे एक डैम है सप्तेश्वर डैम, इतना याद रखना। ऐसी एक इसमें चेंज करा था, चेंज किया कि जो लखवार डैम था उसको 2008 में नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया। उसके फायदे ये होते हैं कि 90% सेंटर फंडिंग देता है, 10% स्टेट। मैंने बोला समझाया, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, लास्ट में देखा कि ये साउंड ही नहीं आ रही है इसमें। क्लास अभी देखेंगे भाई, इसके बाद क्लास ही चल रही है आपकी लखवार डैम, है ना। अब फिर तो मुझे इसको इरेज करके फिर से बनाना पड़ेगा, है ना, इसको क्लीन ही कर देते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखिए एक ये रिवर है आपकी, कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से, इस तरीके से। क्या नाम है इसका? भागीरथी, भागीरथी। ठीक भाई, तू इधर आ। और दूसरा इधर देखिए बीच में ये चौखंबा ग्लेशियर है, ग्लेशियर भी है, चौखंबा पीक भी है, पहाड़ भी है। यही अलग कर रहा है किसको? यहाँ सतोपंथ है, सतोपंथ। सतोपंथ से कौन सी निकलती है? अलकनंदा, और ये नीचे चल के देवप्रयाग में मिल जाती है, देवप्रयाग। याद रहेगा इतना, है ना, इस तरीके से ही है। चलिए अब सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पे जिले कौन से हैं। तो देखिए जिले, ये उत्तरकाशी में फ्लो करती है पहले, फिर आपका टिहरी जिला आ जाता है, टिहरी। ऐसे अलकनंदा ज्यादातर चमोली में, थोड़ा सा रुद्रप्रयाग, और फिर पौड़ी। ठीक, अब यहाँ पे आप एक रिवर मैंने आपको बताया था आके मिलती है, नाम है इसका जाड़ गंगा, जाड़ गंगा, जाड़ गंगा। कहाँ मिलती है? भैरव घाटी में, भैरव घाटी। तो इसका नाम भी क्या पड़ जाएगा? भैरव घाटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, BHEP। ये तो याद हो गया, इसको डैम बना दो इस तरीके से। ठीक, ऐसे ही एक डैम इस पे भी है, जाड़ गंगा पे। क्या नाम है इसका? सांकरी, सांकरी नहीं है, एक सेकंड में चेक कर लेता हूं। इसका नाम किधर है लिखा हुआ मेंशन? इधर भी नहीं है, इधर होगा कहीं, इसको देख लेते हैं। करमोली इसका नाम है यार, करमोली, करमोली। जिला तो ऊपर उत्तरकाशी ही चल रहा है, करमोली, याद रहेगा। अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं इसमें, देखिए और नीचे आते हैं भैरव घाटी। भैरव घाटी से जैसे हम नीचे आते हैं तो एक यहाँ पे मनेरी भाली है, मनेरी भाली। तो अब ये 3 है, इसलिए मैं इसको अलग तरीके से ड्रॉ करता हूँ। एक इधर है, एक इधर है, लिखो आप इसको। इसका नाम है मनेरी भाली, मनेरी
मनेरी, भाली। नीचे इसका नाम है धरासू, धरासू किस रिवर पे है? भागीरथी। और इसका नाम है तिलोत, तिलोत, TILOTH, इंग्लिश में TILOTH, तिलोत, धरासू, मनेरी, मनेरी भाली। अब देखिए यहाँ पे ना सुरंग भी बनाई गई है, एक सुरंग बनाई गई है और उससे इसकी जो सप्लाई है पानी, जो इलेक्ट्रिसिटी की है, पानी की है, वो सुनिश्चित की जाती है। ठीक, तो सुरंग किस पे है? इस पे भी है एक सुरंग। तिलोत, मनेरी, भाली, धरासू, ये तीनों एक प्रोजेक्ट का ही आप छोटा छोटा पार्ट मान लीजिए, फेज 1, फेज 2, फेज 3। जगह और गांव के हिसाब से इन्होंने नाम ये रख दिए हैं। ठीक, चलिए उत्तरकाशी ही चल रहा है। अब हम नीचे आते हैं थोड़ा, तो नीचे आपको मिलेगी सबसे बड़ी प्रोजेक्ट राज्य का अभी तक का, टिहरी डैम। टिहरी डैम, टिहरी, टिहरी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। टिहरी, टिहरी डैम। और टिहरी से नीचे इधर है कोटेश्वर, कोटेश्वर, कोटेश्वर। ठीक, टिहरी, कोटेश्वर, ये दो सबसे बड़े प्रोजेक्ट हैं। पहले चलिए इन्हीं को डिस्कस करें या इसको बाद में डिस्कस करें? पहले चलिए, जब बात चल रही है तो टिहरी को डिस्कस कर डालते हैं यहीं पे। टिहरी डैम, टॉपिक बनाओ टिहरी, टिहरी डैम। तो एक्चुअल में देखिए, ब्लर हो रही है क्या इमेज? अभी ठीक है, चलिए। तो एक्चुअल में 1978 से कार्यक्रम चालू होता है, 1978 से टिहरी डैम का। ये कोई आज का नहीं है, 1978 से इसका कार्यक्रम शुरू होता है। और उस टाइम पे देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार थी, है ना, तो उसका ही एक विभाग, सिंचाई विभाग, सिंचाई विभाग, ये इसको बनाने का प्रण लेता है कि हम बनाएंगे इसको, लेकिन बना नहीं पाएगा, हमें पता चलेगा क्यों 1978 में। उसके बाद इस पे काम शुरू होता है, लेकिन आपने देखा कि ये फेज ना आंदोलनों का फेज था। उस टाइम पे सुंदरलाल बहुगुणा, बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट एक्टिव थे और उनके कुछ कंसर्न थे कि यार आपने जो ये डैम बना रहे हो तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम ये है इसमें कि आप आसपास के लगभग बहुत सारे गांव, 100-150 गांव के आसपास आप सबमर्ज कर दोगे। अगर आप इसको डुबो दोगे तो वो गांव खत्म हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कि गांव ही खत्म होंगे, गांव का कल्चर खत्म हो जाएगा, गांव की जो संस्कृति है वो खत्म हो जाएगी। यार गांव है, गांव में एक फेस्टिवल कोई ऑर्गेनाइज करते हैं, इतने सारे गांव में कुछ होगा ना यूनिकनेस, तो वो फेस्टिवल हमेशा के लिए ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो लोग जब बाहर रहेंगे इधर उधर जाके वो नहीं सेलिब्रेट कर पाएंगे। दूसरा, उनका कुछ बोलने की एक कला होगी और बहुत सारी चीज़ें, डांस, म्यूजिक, ये सब चीज़ें आप खत्म कर दोगे। एक तो ह्यूमन एंगल है, ऊपर से इमोशनल अटैचमेंट रहता है, भाई हमारे दादाजी परदादा ये सब इसी मिट्टी में इस जगह पे रहे, तो आदमी का एक अटैचमेंट रहता है। इसी वजह से आप देखो लोग अपनी लैंड नहीं बेचते, अदरवाइज वो चाहे तो उससे ज्यादा प्रोडक्टिव चीज कर सकते हैं, लेकिन लोग जमीन इसलिए नहीं बेचते कि हमारी पुरखों की एक तरह से निशानी है। लेकिन इमोशनल एंगल यहाँ पे नहीं चला, आंदोलन इसके लिए भी था। दूसरी चीज वो बोल रहे थे कि देखिए, आप चलिए इंसानों को तो हटा दोगे, लेकिन इतने जंगली जीव हैं, क्या आप उनको हटा पाओगे यहाँ से? भाई जो बड़े जीव है, शेर ये सब, मतलब शेर तो नहीं होता यार, तेंदुआ वगैरह ये तो भाग जाएंगे, भालू वालू, लेकिन जो छोटे जीव है, एकदम माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं, छोटे छोटे कुछ ऐसे जीव है जो ज्यादा दूर तक चल नहीं सकते, उड़ नहीं सकते, उनको भी आप मार दोगे। तो जो माइक्रो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी तो खराब होगी, लेकिन उसके साथ जो माइक्रो बायोडाइवर्सिटी है वो भी आप खत्म कर रहे हो, ये चीज। तीसरी चीज इन्होंने बोली कि देखिए उत्तराखंड क्या है, भूकंप जोन 5 में है और 5 में और 4 में था उस टाइम पे, अब तो 6 में आ चुका है। तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे बना रहे हो, सीस्मिक जोन है यहाँ पे, और आप इधर बनाओगे तो हो सकता है किसी दिन अर्थक्वेक आए, डैम टूट जाए और फिर लोग सारे तैरते हुए नजर आए, है ना। भाई एक हद तक तो आप जिंदा तैरते हो, उसके बाद क्या होता है, आप नीचे चले जाओगे, डूब जाओगे, जब पानी पी लोगे, ऊपर आओगे, फिर से तैरोगे, तो 2 बार तैरता है आदमी पानी में।
ये पता है कब पता चला मुझे पता ही नहीं। आप लोग जा रखे हैं टिहरी डैम? काफ़ी लोग गए होंगे, नहीं गए तो मैं तो बोलूँगा मत जाना, क्या ही है वहाँ पे, कुछ नहीं है ना? भाई किसी की सेंटिमेंट हर्ट तो नहीं हुए इससे? मुझे पता, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ। देखिए मुझे वहाँ पे, ऐसे तो हम बहुत अलग-अलग जगह भी गए हैं, लेकिन वहाँ जाके पता नहीं एक अजीब-सी नेगेटिविटी सी थी। बहुत मतलब ऐसा एक डरावनी सी चीज़ थी कि पता नहीं यहाँ पे क्या चीज़ हुई है। और फिर क्योंकि हमने तो, मुझे तो मतलब पढ़ा हुआ है तो पता है कि यार यहाँ पे इतने जीव-जंतु, कुछ इंसान तो चलिए छोड़ दीजिए, लेकिन बहुत सारे लोग हमने, इंसानों ने आर्टिफ़िशियली मारा है ना उनको, मारा तो है ही ना, और वो वहीं पे हैं। ऐसे थोड़ी कि वहीं से कहीं चले गए, गल गए होंगे, वहीं पड़े होंगे, लेकिन वहीं पे है। तो उसकी एक, मुझे ऐसा लगता है भाई, साइंस में अगर कोई बोलेगा तो मेरी बात को काट भी सकता है और लॉजिकली काटनी भी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक इमोशनली बता रहा हूँ कि मुझे कैसा वहाँ पे फ़ील हुआ। मेरा तो मतलब ऐसे शाम के टाइम हम गए थे, फिर वहाँ रुकने का भी मन नहीं किया। बस वहाँ पे थोड़ा-सा एडवेंचर की जब आए हैं तो चलिए देखते हैं कि बोटिंग-वोटिंग में कैसे क्या करते हैं। तो वहाँ पे टिकट-विकट कटाया, बोटिंग में हम गए। तो वो जो बोट होती है, 4 लोग तो हम ही थे और 2 कोई और थे, ठीक है? कोई कपल आ रखे थे। तो हुआ क्या ना वहाँ पे, वो जो बोट होती है, इस तरीके से बोट है, सपोज़ ये बोट है, ठीक? तो इसमें यहाँ पे सीट लगी हुई हैं, इधर बैठेंगे लोग, इधर बैठेंगे, इधर बैठेंगे, इधर बैठेंगे, ठीक? इसी तरीके से। और यहाँ पे एक उसका जनरेटर रखा हुआ है, या मोटर-वोटर जो भी बोल लीजिए। इसमें वो तेल भरता है, ये मोटर चलती है और ये आगे की तरफ को इस तरीके से बढ़ती है ना? सब लोग अपनी जो भी लाइफ जैकेट पहन के बैठे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो था ना, ये जो बोट चला रहा था, ये बहुत जल्दी में था। ये फटाफट जैसे ही इसकी बोट आई, बोला चलो, 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 चलो बैठो, 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 बैठो। मैंने कहा यार रुक जा, अभी अभी तो आके खड़े हुए, देखने तो दे कम से कम। बोला नहीं, नहीं मेरे पास टाइम नहीं, जल्दी, जल्दी आओ, जल्दी आओ। मैं कहा चलो बैठ जाते हैं, फिर बैठ गए इसी में। तो हुआ क्या, अब ये जैसे बीच में पहुँचा तो डर तो लगता ही है यार। अब जिसको पता है कि यार चलिए एक झील है, कम गहरी है तो समझ में आता है। पता है कि यार कितनी गहरी झील है और कितनी बड़ी है, बच ही नहीं पाएँगे किसी भी तरीके से। तो एक तो पहले से ही डर लग रहा था, ऊपर से इसने हुआ क्या कि ये बीच में चल गई, एकदम बीच में जाके बंद हो गई। अब जैसे ही बंद हुई, मुझे इस पे पहले से ही गुस्सा आ रहा था। मैं कहा यार ये, इसने थोड़ा बहुत देखने भी नहीं दिया, इसने मोटर-वोटर कुछ ऐसे चेक भी नहीं की वहाँ पे। हो सकता है कि पानी में कुछ खराब हो जाए। और सीधे हमें बैठा के एक लेके आया था, फिर लेके चलने लगा। तो ये वहाँ पे जाके बंद हो गई, बीच में जाके। ठीक है, आज गए, नहीं बचेंगे। तो मैं हिसाब लगा रहा था कि अच्छा हम बीच में हैं, मतलब किस तरफ पास पड़ेगा कि अगर जो हमने जैकेट पहनी हुई भी है, कि कहाँ तक पहुँचा जा सकता है। तो इधर देख रहे हो तो इधर भी इतना दूर, उधर देखते हो इधर, आगे भी इतना, पीछे भी इतना। मैं क्या अब कोई चांस नहीं है, यहाँ तो इसने खेल कर दिया। और ये ऐसा नहीं कि 10 सेकंड के लिए या 20 सेकंड के लिए, पूरा 1 मिनट हो गया है खड़े हुए। तो फिर ये क्या करता है कि तेल खत्म हो गया भैया, अब इसे गालियाँ देनी हमने शुरू। जितने भी लोग थे यहाँ पे, सब इसे बोल रहे हैं। तो ये एक तो पहले ही अंडर प्रेशर है, तेल खत्म हो गया। मैं कहा यार अगर ये तेल मँगाएगा तो फिर मँगाएगा तो वहाँ से मँगाएगा, अब फ़ोन-वोन करेगा, हो सकता है फ़ोन नहीं लगे, है ना? उधर नेटवर्क भी कम आते हैं। मैं कहा यार हो सकता है अभी और टाइम लग जाए, उधर से भी कोई फ़ोन रिसीव करे ना करे, दिमाग में चलता ही है, कब लेके आएगा, कब इसमें तेल डलेगा। तो फिर ये क्या करता है, नीचे से इसके अंदर एक कैन पड़ी हुई थी, वो कैन निकालता है, उसमें तेल था। थोड़ा बहुत देखता है उसमें, हाँ तेल है, इसमें तेल है। मैं कहा चलो जान बच जाएगी। मैं कहा भाई जल्दी से इसमें डाल। तो ये इसमें अब क्या है ना, हमारे साथ क्या है, हम खड़े नहीं हो सकते क्योंकि मोटर रुकी हुई है, मतलब बोट बीच में रुकी हुई है, एक भी खड़ा होगा तो डिसबैलेंस हो सकता है। बस हम इसको देख रहे हैं, इसी पे हमारा पूरा अटेंशन है और ये प्रेशर में है, अभी इसने गाली खाई हुई है। तो ये क्या करता है, जल्दबाजी में इसको, तेल को इसमें डालता है और 2-3 बार जब उस रस्सी को खींचता है मोटर स्टार्ट करने के लिए, वो स्टार्ट ही नहीं होती। मैं कहा क्या हुआ? बोला भाई हवा ले रही है। हवा आप जानते हो? मतलब अगर तेल खत्म हो जाए किसी वजह से तो उसमें एयर चली जाती है मोटर में, फिर आपको वो एयर निकालनी है पहले, उसके बाद फिर तेल उसमें पहुँचता है, तब जाके वो स्टार्ट होगी। तो ये बोलता है कि भैया आप बोलो तो मैं इसकी एयर निकाल दूँ? मैं कहा यार तूने पहले ही जान निकाल रखी है, निकाल फिर। और क्या है, कोई चांस भी तो नहीं है। मैं कहा एक काम कर कि पहले ना ये हमारा फ़ोन है, या फिर नंबर बता दे, इधर जो एसडीआरएफ वाले बैठे हैं, हम उनको फ़ोन कर देते हैं, वो आ जाएँगे, उनके सामने कर लेना जो भी करना है।
तो ये नंबर बताता है, ठीक है। तो कोई एक इसमें से साथी नंबर भी लगा रहा था ऐसे ही, तो फिर भी ये क्या करता है, उसकी हवा निकालता है, और जैसे ही हवा निकालता है, काफी टाइम बाद, ऐसा नहीं कि 10 मिनट लगे, 2-3 मिनट ही, वो 2-3 घंटे से ज्यादा लग रहे थे, 1 सेकेंड, तो निकल जाता है, एक्चुअल में हवा निकल जाती है, मोटर स्टार्ट होती है। फिर इससे हम बोलते हैं कि तू भाई कहीं मत घुमा, सीधे सीधे, ये झील है ना, ये झील है, हम इधर बीच में थे। बोला भाई अभी तो आधे घंटे की आपकी राइड है, आप एक काम करो, अभी तो और घुमाते हैं आपको पूरा। मैं कि तू घुमा मत, एक काम कर, इसे पहले, सबसे पहले साइड में लेके चल इधर, ठीक, और जितनी भी झील दिखानी है ना, बस साइड से ही दिखा, ऐसे, है ना, बीच से मत दिखा, क्योंकि इधर से उधर पेड़ वेड़ भी इधर थोड़े थोड़े ऐसे लगे हुए हैं। तो ये हिसाब लगाया मैंने, तो मतलब यही सोचा, बाकी जो भी थे साथ में, कि यार अगर साइड से भी जाएंगे ना, मान लो बंद भी हो गई, खराब भी हो गई, तो हम क्या करेंगे, कूद के इस वाली तरफ चले जाएंगे, थोड़ा बहुत तो, इतना बहुत हम स्विम कर ही सकते हैं, और जाके पेड़ वेड़ पकड़ लेंगे, तब तक एसडीआरएफ आ ही जाएगी, है ना। तो भाई तू इधर 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 बस घुमा, ठीक। तो इसने घुमाया तो फिर हमें ऐसे ही, लेकिन फिर क्या है, इधर बोट वोट बनी हुई है, तो उससे बचाते हुए ये फिर बीच में ले आया, फिर इस तरीके से लाके इसने वहां पे रखा। बहुत मुश्किल में जान थी, लेकिन क्या पता ये भी एक एडवेंचर का तरीका हो, है ना। एडवेंचर तो यही होता है, जब तक जान निकलने ना वाली हो, तब तक कहाँ एडवेंचर होता है। तो ये था, उसके बाद हाथ जोड़ लिए, उसके बाद कभी कुछ पैराग्लाइडिंग ये सब नहीं करना, है ना, इधर तो नहीं ही करना कम से कम। एक तो पहले से ही निगेटिविटी, दूसरी चीज ये देख लिया, और डर और लग रहा था, मैं कि यार अभी तो जिंदगी देखी भी नहीं इतनी, है ना। ऐसे मरने वरने से डर नहीं लगता, मार दो जिसे मारना है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर पता चल जाए कि मरने वाले हैं, तब दिक्कत है ना। धीरे धीरे ऊपर से पानी में डूब के, एक साथ तो मरेंगे नहीं, कोई आगे गोली मार दे, चलिए काम खत्म हो गया। आपको धीरे 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 करता है, तो वो दिक्कत की बात है ना। तो इस तरीके से हमारा यह एडवेंचर का एक एक्सपीरियंस रहा इसमें। तो बेकार है यार, मुझे तो मतलब तब से पसंद ही नहीं आई टिहरी। फिर न्यू टिहरी ऊपर सिटी है, वहां पे लोग जाते हैं, फिर हम शाम को वहीं पे गए ऊपर, तो वहां पे देखा, सही था, उधर आग वाग लगी हुई थी, जंगल में जो आग लगती है ना, लेकिन ठीक ठाक ही था, इतना कुछ लगा नहीं वहां पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, वहाँ टिहरी में क्या है ना, और भी जगह होंगी भाई, एक तो हमारी मिस्टेक है कुछ कि हमने देखी नहीं है, दूसरी चीज ना, वहां पे आर्टिफिशियली बना हुआ है। हम हैं प्राकृतिक प्रेमी, कि भाई जहाँ पे नेचर है, बस पहाड़ है, पेड़ होनी चाहिए, शांति है, वहीं बैठ जाओ जाके। वहां क्या है, देखिए आप, नीचे झील है, तो आपने लाखों लोगों को या लाखों जीवों को, उनकी आत्माएं तो है ना वहां पे, होंगी, मानते हैं हम ऐसा। तो एक तो यहाँ आपने आर्टिफिशियल बनाया लोगों को, ऊपर से आप इन जो विस्थापित भी करा उसको पहाड़ पे ले गए, तो यहाँ पहाड़ पे ऊपर न्यू टिहरी जिसको हम बोलते हैं, तो वहां भी तो आपने आर्टिफिशियली चीजें बनाई है, नेचुरली थोड़ी था वहां पे, आपने पहाड़ वहाड़ काट के सबकी सेटलमेंट बसा दिए। तो इस तरीके से मजा नहीं आया कुल मिला के। बाकी जो टिहरी के लोग हैं भाई, ज्यादा दिल से मत लेना, है ना, पर्सनल ओपिनियन है, इतनी टॉलरेंस थोड़ी रखो। टॉलरेंस दो प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव टॉलरेंस, एक निगेटिव टॉलरेंस, है ना। निगेटिव टॉलरेंस मीन्स जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, अगेंस्ट रेप, अगेंस्ट टेररिज्म, तो ये भी टॉलरेंस ही है। लेकिन अगर आप टॉलरेट कर पा रहे हो आतंकवादी हमला, तो ये तो बेकार है यार, बेकार है फिर जीना, है ना। तो सीज्मिक जोन है यहाँ पे, 5 में था, तो यहाँ पे डैम बनाओगे, कभी धरती थोड़ी बहुत हिलेगी, डैम टूट जाएगा, लोग मर जाएंगे। तो एक ये प्रॉब्लम थी इनको। और क्या प्रॉब्लम थी, बायोडाइवर्सिटी लॉस की बात थी, लोग सबमर्ज हो जाएंगे। और फिर इन्हें एक खतरा, आशंका थी कि यार आने वाले टाइम, उस टाइम पे तो नहीं, कि जो जलवायु है उसमें कुछ चेंज आएगा ही आएगा पक्का। और वो बात सच भी हुई। आज देखिए क्लाउड बस्ट जो हो रहे हैं, तो टिहरी झील है, नीचे पानी ऊपर जाता है एवोपरेट होके और बरस जाता है कहीं ना कहीं, ठीक। तो क्लाउड बस्ट ये वाली चीज तो इनकी पूरी सही भी हुई। तो ये इनकी कुछ चिंताएं थी, जिसमें से कुछ सही भी थी, कुछ गलत भी होंगी, है ना। अब सरकार क्या करती है, सरकार बोलती है कि भाई एक काम करो, तुम आंदोलन वांदोलन तुम्हारे खत्म हो गए हो, तो हमें भाई राष्ट्र निर्माण करना है, और उसके लिए ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको पूरा होने दो, वरना भीख मांगते रहोगे फिर बिजली की, कि भाई बिजली दे दो, बिजली दे दो, नहीं मिलेगी, इंडस्ट्री नहीं होगी तुम्हारे पास,
तो बात आई निकल के कि 1978 के बाद कि चलिए हम अब डैम बनाते ही हैं, भले ही लोग कितना भी रोकें, हम रोकेंगे नहीं। तो ये क्या करते हैं, इस तरीके से आपने देखा होगा, ये डैम है, इसी तरीके से, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दो रिवर मिल रही हैं, आपको पता है कौन सी है? भागीरथी, भिलंगना, यही है पूरी टिहरी झील, है ना, ये टिहरी झील है। इस झील का नाम क्या है? झील का नाम है राम तीर्थ सागर, स्वामी या राम तीर्थ, स्वामी राम तीर्थ सागर। इसको कुछ लोग वहां पे सुमन सागर भी बोलते हैं, श्रीदेव सुमन की याद में, सुमन सागर। ठीक, ये तो आपको चलिए याद रह जाएगा। झील है, टिहरी डैम है। लेकिन ये जब बना ना, तो बनने के लिए देखिए आपको क्या है, पहले दीवार बनानी पड़ेगी। तो अब ये दीवार बनेगी कैसे? पानी का प्रेशर इतना है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से इस पानी को पहले कहीं आप भेजोगे। आपने सपोज एक ऐसे छोटी सी आर्टिफिशियल या टेम्परेरली एक नहर टाइप बना दी, सुरंग बना दी, तो ये सारा पानी इधर से निकल जाएगा। ठीक, इधर सूख गया है, आप इधर आराम से ये दीवार खड़ी कर सकते हो, डैम बना सकते हो। तो इधर जब बनाया तो इधर दिक्कत आने लगी कि भगवान शिव के मंदिर निकल रहे हैं, सांप और पता नहीं अलग अजीब अजीब सी घटनाएं। जो लेबर हैं वो भी बोलती है कि भाई हमसे यहाँ पे काम नहीं हो रहा, हाथ पैर नहीं चल रहे हमारे। उन्हें दिक्कत आनी स्टार्ट हुई लिटरली। तो फिर बोला कि यार ऐसे कैसे काम चलेगा। तो इन्हें लगा कि चलिए चलिए अगर इधर से प्रॉब्लम आ रही है तो हम इधर से देख लेते हैं, दूसरी तरफ से, कि इस वाली साइड से चलिए इधर से बना देते हैं सुरंग, इधर से। ठीक, ये सुरंग बन जाएगी तो यहाँ पे हम रोड बना सकते हैं। लेकिन पता चलता है फिर बाद में कि यार इधर बनाने के लिए क्या है कि हमें इस पानी को थोड़ा सा हाइट पे लेके जाना पड़ेगा, तभी तो ये ढाल से ऐसे नीचे जाएगा। और ये वाली हमारे पास टेक्नोलॉजी है नहीं। तो पूछते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी किसके पास है? तो उस टाइम पे हमारे रशिया के साथ संबंध तो बढ़िया थे ही। तो रशिया की जो मिखाइल गोर्बेशोव है, गोर्बेशेव, मिखाइल गोर्बेशेव, ये आते हैं इंडिया की विजिट थी इनकी। ये बोलते हैं कि यार तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, हम इसमें आपकी हेल्प करते हैं और आप इसको लेके जाओ। और कितने का बना रहे हो आप डैम? तो हम बोलते हैं साहब 1000 मेगावाट का। तो 1000 का क्यों बना रहे हो? जब रशिया लगा है, टेक्नोलॉजी लगी है, तो बड़ा करो इसको। तो 1000 और बढ़ा दो, इसको डबल कर दो। तो ठीक है साहब 1000 का बना देंगे, आप हेल्प कीजिए। तो ये हेल्प करते हैं 1988 की टाइम पे, ये हेल्प करती है रशिया। टेक्नोलॉजी से थोड़ा बहुत पैसा वैसा भी देते होंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से हेल्प करते हैं, ये काम इधर से निकलता है और फिर ये दीवार तैयार होती है, तब जाके पूरा सिस्टम अपना बनता है। ठीक, और जैसे ही ये डील साइन होती है रशिया के साथ, तो 1988 में ही हम THDC बना देते हैं। THDC, टिहरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, THDC बनती है। और 1989 में ये जो सिंचाई विभाग के पास था, इसका काम हम THDC को दे देते हैं। ठीक, तो तब से लेके आज तक THDC ही इसको देखती है, इसका सारा काम करती है। ठीक, यहां तक समझ में आया? चलिए एक सेकंड रुको आप। किसका मैसेज है भाई? चलिए, है ना। तो THDC ये समझ में आया। अब इसकी हाइट कितनी है? तो हाइट कितनी है इसकी? 260.5 मीटर। इंडिया का सबसे ऊंचा डैम है। कितनी दूर तक है? तो 550 या 575 मीटर, किलोमीटर नहीं, ठीक है, इतना है। तो मतलब बड़ा है काफी, लेकिन इतना बड़ा नहीं है। बाकी और भी काफी डैम है जो इससे बड़े हैं। बड़े मीन्स यार वॉल्यूम, पानी तो इसी के पास ज्यादा है, तो पानी के हिसाब से है, हाइट के हिसाब से, ये लंबाई के हिसाब से फिर उड़ीसा का हो जाएगा, है ना। तो ये ऐसी स्थिति थी इसकी। अब इसमें देखिए डैम किस हिसाब से है। आप इधर आ जाइए, ये हमने रिवर देखी, तो ये टिहरी डैम है। टिहरी टिहरी डैम, टिहरी। तो टिहरी की कितनी कैपेसिटी है? 1000 मेगावाट। इधर हमने बनाया क्या? कोटेश्वर, कोटेश्वर, इसकी है 400 मेगावाट, है ना, इतनी कैपेसिटी है।
फिर रशिया ने जो हमारी हेल्प की, तो रशिया ने क्या काम किया, आप ऐसे समझो, आपकी हमारी घर की छत पे एक पानी की टंकी होती है, ठीक। तो होता क्या है, नीचे यहाँ पे मोटर लगी हुई है, ठीक, ये मोटर लगी हुई है, इस मोटर से पानी जाता है ऊपर, यहाँ पे हमने इसको भर दिया इस तरीके से, इस तरीके से पानी हमने इसको भर दिया, टैंक हमारा भर गया है, ठीक। और ये फिर टंकी के थ्रू फ्लो होने लगता है, आपकी जितनी भी ज़रूरतें हैं ये पूरी करने लगता है। यही है सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अभी इसको समझेंगे हम। आपने बिहार के मुख्यमंत्री नहीं, कोई नेता थे, तो उन्होंने क्या बोला था, मूवी में भी है वो, कि पता है यहाँ पे कृषि क्यों अच्छी नहीं हो रही है, क्योंकि जितना भी पानी है उस सब में इन्होंने रोक के डाम बना लिया है। डाम मतलब क्या है, कि पूरी एनर्जी निकाल लेता है उसमें से। अब एनर्जी निकाल लेता है तो पानी में कुछ है ही नहीं, वो कहाँ से फिर सिंचाई करेगा, कहाँ से वो कुछ करेगा। इस लेवल का आईक्यू भी है। और एक तो हमारे ढपलीबाज भाई भी हैं। ढपलीबाज जानते हो आप कौन है? बिहार में ही है। तो उन्होंने भी लगभग सिमिलर स्टेटमेंट दिया था कि बिहार मतलब ये जो सड़कें जो बना रही है सरकार, वो इसलिए बना रही है ताकि बिहार का पानी ले जा सके। अरे भाई, बिहार पे कौन सा पानी है, सारा ऊपर नेपाल से आता है पहली चीज। और जो बिहार का भी है, तो क्या बिहार भारत में नहीं है? जो रोड बन रही है, तो क्या वो सिर्फ बिहार बिहार में ही है, बिहार से कहीं बाहर नहीं जाती? तो इस तरीके के भी लोग हैं और युवा नेता हैं। आप समझ गए होंगे, जो लोग समझ गए, पॉलिटिकली आप एक्टिव हैं। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, ऐसे समझने जैसी इसमें कोई बात भी नहीं थी। तो इस तरीके से पानी जाता है, पानी नीचे आता है। तो इन्होंने ये दिमाग लगाया कि देखिए, हम पानी तो नीचे जा ही रहा है अपना, नीचे पानी आएगा ही ना इधर। हमने जितना यहाँ पे पानी रोक रखा था, उसके बाद एक टरबाइन हमने घुमा दी, इससे घूम के पानी तो नीचे आ गया, रिलीज हो गया पानी। तो एक काम करो, यहाँ पे एक पंप लगा दो, ये मोटर ये यहाँ पे लगा दी, तो अब इस पानी को जो आया है वापस ये इधर भेज देगी, ठीक। इधर भेज दिया इसने, ये पानी यहाँ पे रहा, ये फिर से इधर आएगा, तो इसको घुमाने के लिए एक टरबाइन और लगा दो। दो टरबाइन लग गई यहाँ पे। तो एक 1000 मेगावाट दे रही थी, दूसरी भी 1000 मेगावाट देती है, और दोनों मिला के कितना देती है, 2000 मेगावाट प्लस 400 अपना कोटेश्वरम का भी है, इसका कोटेश्वर का 400 ये हुआ मेगावाट। टोटल कितना हुआ, 2400 मेगावाट, यही है इसकी कैपेसिटी, 2400। पंचेश्वर का पता है कितनी थी, कितना था? आप ही के सामने कैलकुलेट किया था, 67 के समथिंग थी। हाइट भी उसकी ज्यादा थी। तो ये आपको समझ में आया कि टिहरी का क्या चल रहा है। तो ये टिहरी है। अब इसके फायदे, बहुत सारे इसके फायदे भी हैं। फायदे आपको याद रखने हैं तो भाई, वाटर, पानी के फायदे याद रख लो। इसके फायदे भी है ना यार, देखो, एक तो पानी देता है ना, वाटर की सप्लाई करता है, कहाँ? दिल्ली में 40 लाख आबादी, 1 करोड़ आबादी को दिल्ली की पानी देता है यहीं से। दूसरा, एग्रीकल्चर में लगभग 6 लाख हेक्टेयर लैंड को ये इरिगेट करता है। इरिगेट, अब तो इसको बढ़ा रहे हैं कि 2 लाख और को करेगा, तो लगभग आप फिर भी याद रखो 6 लाख हेक्टेयर लैंड को ये इरिगेशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और इसके बाद देखिए क्या देता है आपको। तो टी से तो आपको पता है कि यार टूरिज्म है ना, जो टूरिज्म हम करके आए हैं, ऐसा एडवेंचर टूरिज्म भी ये प्रोवाइड करता है, ठीक। ऐसे ही ई से एनर्जी भी देता है, बिजली तो देता ही है यार, कितनी देता है, 2400 मेगावाट, है ना। वोटर, आर, आर से रेवेन्यू भी देगा, पैसे भी देता है। पैसे कितने देता है? पैसे लगभग 2000 करोड़ रुपए का मुनाफा है इसको, एक साल में 2000 करोड़ रुपए। और उसमें से जितना भी ये एनर्जी का जनरेशन करता है, उसका लगभग 12% ना ये उत्तराखंड को देता है एज ए रॉयल्टी, फ्री में देता है, ठीक है। तो ये याद रखना, कभी आपसे पूछ लेता है। 12% ही है ना, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, 12 ही होना चाहिए। 12% है या ज्यादा है? 12% ही होगा, 12% ही है, क्योंकि 12% की एक ट्रिटी है साइन, 12% की रॉयल्टी आपको देनी पड़ेगी, 12%। तो वोटर से दो चार 5 पॉइंट आगे मेंस में भी पूछेगा तो इसको लिख देना, या इसको ही छोड़ो। मैं तो बोल रहा हूँ पंचेश्वर डैम बन रहा है, उस पर आप क्या लिखोगे? तो पानी देगा आसपास के रीजन को, इरिगेशन देगा,
टूरिज्म को भी डेवलप करेगा, एनर्जी भी देगा, रेवेन्यू भी देगा, हो गया काम। समझ गए आप बात को? ऐसे लिखना होता है। डैम पे जब भी पूछेगा इसको लिख देना। चलिए, टिहरी डैम फिर बनाया ही क्यों था यार, जब इतनी सारी परेशानी थी तो? अच्छी चीज तो है, परेशानी आपने देख ली। एक्चुअल में यही लोकेशन क्यों चूज किया आपको पता है? इधर ही क्यों चूज किया? क्योंकि देखिए रिवर तो अलग अलग फ्लो कर ही रही है, लेकिन इतना पानी अलग अलग रिवर में एक जगह पे नहीं होता। वो यहाँ पे संगम में इतना पानी था। तो पहली चीज तो कि भाई पानी बहुत है, क्योंकि बिजली के लिए आपको किसी भी चीज के लिए सबसे पहले पानी है, पानी देखा। और पानी के बाद आपको पता चला कि यार जैसे यहाँ पे पानी है तो इधर क्या है ना, जो चट्टाने हैं वो बहुत कठोर चट्टाने हैं, बहुत हार्ड रॉक्स हैं। इसका इधर क्या है, हार्ड रॉक्स हैं, ये हार्ड रॉक्स है। तो उसकी वजह से क्या है कि जल्दी से यहाँ पे दिक्कत आएगी भी नहीं, मजबूत चट्टाने हैं। हमें दीवार दीवार बनानी है बस दोनों तरफ से, तो हम सिक्योर है। हार्ड रॉक्स थी, प्लस जो और इनके तर्क थे कि सीज्मिक जोन 5 में है, तो वो तो अब 6 में आ चुका है, पूरा ही ये 6 में है। तो रिस्की तो है, बट कोई नहीं। अभी कुछ टाइम पहले तो न्यूज में भी था कि यहाँ पे क्रैक आने लगा है। एक पहाड़ था यहाँ पे, आपने वीडियो नहीं देखी? उसमें हल्का 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 ऐसे क्रैक सा दिख रहा है। तो लोग डर रहे थे कि यार कुछ हो ना जाए। पता नहीं अभी संज्ञान लिया है नहीं लिया है इसका, लेकिन टिहरी डैम का ये है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? टिहरी कोटेश्वर, टिहरी कोटेश्वर, इन दोनों कहानी को आपने समझ लिया। बीच में यहाँ मोटर लगा रखी है, पंपिंग स्टेशन है स्टेशन। तो अब आपको समझ में आया कि ये पंपिंग स्टेशन क्या है ना? आया नहीं समझ में? चलिए, अब ये बात तो हो गई इधर खत्म। अब शुरू होती है अलकनंदा की बात। अलकनंदा, तो अलकनंदा में एक तो विष्णु प्रयाग में, विष्णु प्रयाग में आपको पता है एक रिवर आके मिलती है, धौली गंगा। धौली गंगा, ठीक। ये धौली गंगा एक तो निकल के आती है कहाँ से, ये धौलागिरी से आती है। दूसरी एक रिवर है ऋषि गंगा, ऋषि गंगा, ये कहाँ से आ रही है? वैली ऑफ फ्लावर से निकल के आ रही है। इसी पे था रैनी गांव, रैनी गांव, ठीक। और यहीं पे है आपकी तपोवन, तपोवन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। विष्णुगढ़ इसको भी बोलते हैं, विष्णुगढ़ पीपल कोटी, पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो दो प्रोजेक्ट आपके ये हुए, ठीक। यहीं पे आपको सुना होगा 2021 में ना, 2021 में जो डिजास्टर हुआ था वो इधर ही हुआ था, ठीक। वो जो लेबर ओवर थी वहां पे, वो काम कर रहे थे बेचारे, अब उन्हें दिखा नहीं, ऊपर से ऐसे मलबा आ रहा था। लोग शोर भी मचा रहे थे, लेकिन इतनी तेज आया कि सबको बहा के ले गया। तो ये है आपका। अब इसके नीचे देखिए कर्णप्रयाग है, कर्णप्रयाग, ठीक है। तो ये है आपका। अब इसका भी देखिए लगभग 12% उत्तराखंड के पास रहेगा, उत्तराखंड। और जो 88% है वो किसके पास चला जाएगा? उत्तर प्रदेश के पास। उस टाइम पे क्योंकि उत्तर प्रदेश ने ही यहाँ पे काम किया था, ठीक। समझौता है जब राज्य बना उसके बाद। अब देखिए एक इधर जो धौली गंगा है ना, धौली गंगा पे ही एक डैम है मनेरी झेलम, मनेरी झेलम। मनेरी झेलम किस पे है? ये धौली गंगा है पे है, वेस्टर्न धौली गंगा, ठीक। ठीक है, मनेरी झेलम, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे आपको पता है चमोली में ही कर्णप्रयाग में इधर पिंडर रिवर आती है, पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर, ठीक है, याद है ना? तो अब यहाँ पे डैम और याद रखो, 3 डैम है कर्णप्रयाग। एक है बगोली, बगोली, पांडोली और देवसाली, देवसाली। 3 डैम आप ये याद रखो, ठीक। 3 है। एक ऊपर इधर भी है, इसमें भी है, एक रिवर आती है कल्प गंगा, कल्प गंगा, कल्प जोशीमठ के पास में ही है। यहाँ भी एक डैम है,
इस पे ही है, कल्पगंगा पे ही है एक डैम, क्या बोलते हैं उसको, उर्गम, उर्गम, उर्गम वैली भी है ना एक, उर्गम वैली, ठीक। तो उर्गम, उर्गम डैम, कल्पगंगा, जोशीमठ, पीपलगोटी, ठीक है, ये सब हो गया है आपका। चमोली, रुद्रप्रयाग, तो यहाँ तो एक रिवर आ जाती है आपकी, रुद्रप्रयाग में मिल जाती है, रुद्रप्रयाग में कौन सी है, मंदाकिनी। तो अभी मंदाकिनी पे देखेंगे हम कौन सा डैम है, ठीक। अभी और नीचे आते हैं, देखिए देवप्रयाग से पहले श्रीनगर, श्रीनगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ना, ये भी तो है श्रीनगर। ऐसे ही एक और है यहाँ पे पौड़ी में, उत्तरासु, उत्तरासु, उत्तरासु हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब ये देवप्रयाग से और नीचे जाएगी, ठीक, नीचे जाती है रिवर, गंगा नाम पड़ जाता है। यही ऋषिकेश में चिल्ला भी है, एक चिल्ला डैम बोल देते हैं उसको, चीला डैम। ऋषिकेश जब आप जाओगे हरिद्वार से तो जंगलों में पड़ता है बीच में, ठीक है, उत्तरासु। एक यहाँ पे इसके ऊपर भी है कोटली, कोटली है ना, कोटली। ये हो गया पूरा। चलिए, ये है आपका डैम का स्ट्रक्चर, रिवर डैम। अब कंफ्यूजन होना स्टार्ट हुआ है। एक मिनट, रुद्रप्रयाग में और देख लेते हैं कौन सा है। रुद्रप्रयाग में भी एक है, सिंगरौली करके है, सिंगरौली, सिंगरौली, सिंगरौली भटवाड़ी इस नाम से है, तो इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका रिवर का, सॉरी, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, डैम डूम सब ये इतना है, बस इतना याद रखना है। और याद रखना यार आसान काम थोड़ी है, टफ काम है ना। और इसमें क्या बचता है आपका, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब देखिए, एक जो सबसे पहली वाली है उत्तराखंड के मैप में, आप सबसे पहली वाली और देख लो, ये देहरादून जिला है, यहाँ से मसूरी है, मसूरी से एक रिवर निकलती है, ठीक। इस पे भट्टा गांव भी है, एक गांव भी है, विलेज है, क्या नाम है, भट्टा। और भट्टा फॉल भी है, वाटरफॉल भी है, वाटरफॉल, ठीक। क्या नाम है इस रिवर का, क्वाली, क्यारकुली है ना, क्यारकुली, क्यारकुली। एक ये रिवर है जो मसूरी से चलती है, ठीक, मसूरी से चलती है। और इसी पे एक डैम बनाया गया था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था, क्या था, ग्लोजी था, गोलजी था, ग्लोगी, ग्लोगी, GLO, ग्लोगी। ये पूरे देश की सेकंड एक तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था, सेकंड नंबर पे था। कब था, तो पहले ही होगा 1907 में था, ऑपरेशनल हो गया था 1909 से, ठीक। इसको बनाया किसने था, तो वी भी याद रख लो, विलिंग्स, विलिंग्स और वेब ने, ठीक, इन दोनों ने इस पे काम किया था। पहला कौन सा था, तो पहला भाई देखिए 1902 में बन गया था, कर्नाटक के मैसूर के शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, ठीक, मैसूर में है पहला। इससे भी पहला था लेकिन हम उसको 0 लिख देते हैं, ये 1897 में था, कहाँ, दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग में, ठीक है। नाम जो भी था इसका एक नाम था, लेकिन पहला पूछा जाएगा तो शिव समुद्रम था, दूसरा ये था, और तीसरा पास में ही एक है चंबा, चंबा उत्तराखंड में नहीं, ये हिमाचल प्रदेश की जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है वहां पे। तो 3 थे। आज के टाइम पे देखो तो सब बंद हो चुके हैं, ये भी बंद है, ये भी काम नहीं करता है, ये भी नहीं करता, ये नहीं करता, ये इकलौता है जो वर्किंग है, ठीक, याद रह जाएगा। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं, चलिए स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में आपको कंफ्यूजन होता है। तो आपकी देखिए बिजली, बिजली या ऊर्जा, ऊर्जा, ऊर्जा ही तो देखनी है आपको। तो पहले एक बेसिक डेटा लिखो कि उत्तराखंड में जो एवरेज, देखिए किस तरह से एनर्जी, कितनी एनर्जी है हमें, है ना, है हमारे पास, कितनी उसकी जरूरत हमें है, हम क्या करते हैं, हम सफिशिएंट हैं, डेफिशिएंट है,
वो याद रखना है, लगभग 4500 मेगावाट की जो अभी तक देखा गया है। लेकिन हम जनरेट कितना करते हैं, या फिर जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड जो वर्किंग है वो है लगभग 1400 के अराउंड है, आप 1500 मोटा मोटा मान लो, 1500 मेगावाट। अब एक तरह से ऐसे समझो हम कितनी एनर्जी इस टाइम यूज कर रहे हैं, तो जो भी यूज कर रहे हैं उसमें से जो इंस्टॉल्ड है, मतलब अभी जो काम जो बनाती है, तो इतना तो है, ये तो हम यूज कर ही लेते होंगे, इसके एक्स्ट्रा भी हमें कुछ लगती होगी। एक बस है, उसमें कुछ सीट है, सपोज 50 सीट है, लेकिन अगर उसमें 30 पे ही लोग बैठे हुए हैं, सवारी बैठी हुई है, पैसेंजर बैठे हुए हैं, तो 50 तो हुई इसकी कैपेसिटी, इतना उत्तराखंड जनरेट कर सकता है। और जो बैठे हुए हैं 30 लोग, तो आप उन 30 से ही तो किराया लोगे ना, तो 30 है इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, भाई बस इतना जनरेशन करती है। और उत्तराखंड में डिमांड पता है कितनी होती है नॉर्मल टाइम पे, तो चलिए 1500 से थोड़ा सा ज्यादा, 1800 1900, लेकिन जब पीक टाइम रहता है तो अपने पीक पे, ये जो पीक है उस टाइम पे लगभग 2500 मेगावाट इतनी हमें जरूरत होती है। और हम जनरेट कितनी कर रहे हैं भाई, देखिए हमारी जो जनरेशन है वो लगभग लगभग पीक में बढ़ती भी होगी तो बढ़ के इतनी ही रह जाती है, कितनी है 1500 मेगावाट। तो इस गैप को कौन फिल करता है, तो इस गैप को फिल करते हैं हम, परचेज करते हैं, फिर खरीदते हैं, है ना, ये गैप आ जाता है ना, इसको हमें फिर परचेज करनी पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। पीपीए साइन होते हैं, पीपीए, पावर परचेजिंग एग्रीमेंट, हम पहले से ही कि इस रेट पे हम खरीदेंगे, ये हमारी बात पहले से लगभग तय होती है। तो 2500 मेगावाट, ठीक, ये समझ में आया आपको। चलिए अब इंस्टीट्यूट देख लेते हैं। मेगावाट क्या है ना, कुछ नहीं है, मेगावाट इसके बाद आ जाता है आपका गीगावाट, इससे कम होती है किलोवाट। यही तो है कि भाई 1000 किलोवाट इज इक्वल टू 1 मेगावाट, और 1000 मेगावाट इज इक्वल टू 1 गीगावाट, ठीक है, यही तो है। चलिए आगे, आप उत्तराखंड में पावर का स्ट्रक्चर देखिए, 2000 में हमारा राज्य बनता है उत्तराखंड, तो इसके लिए एक नोडल एजेंसी बनाई जाती है, नोडल एजेंसी यूपीसीएल। यूपीसीएल उत्तर प्रदेश नहीं है, यह है उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक। इसके विंग रहते हैं, 3 विंग है, पहला, दूसरा, तीसरा, मींस अलग अलग ये भी बॉडी बना देती है कि यार देखो 2001 में ही ये एक बॉडी बनाती है, UJVNL, तो उत्तराखंड, जे से जल, वी से विद्युत निगम लिमिटेड, ये बनता है। इसका काम क्या रहता है कि भाई आपको जितने भी उत्तराखंड में 2 मेगावाट से लेके 25 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट हैं, 25 से फिर इसको बढ़ा देते हैं, 334 कर देते हैं मेगावाट, कि इस तक के जितने प्रोजेक्ट हैं वहां पे आपको घुमाना है, मतलब क्या, टरबाइन घुमानी है, बिजली जनरेट करनी है। तो इसका काम क्या है, बिजली का जनरेशन, ये जनरेट करेगा, बस जनरेट इसने किया, करके इसने स्टोर कर दिए, बाकी तुम ले जाओ, खत्म कर दो, बेच दो, हमारा कोई मतलब नहीं, इसका इतना काम है। ऐसी तो फिर बिजली सिर्फ क्या इसी से बनाए गए, तो अभी इसने ना रिसेंटली न्यूज थी कि बाजपुर में और एक जगह और है, मैं चलिए 1 मिनट चेक कर लेता हूँ, जब इसका नाम है नादेही, 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 यहाँ पे, ये उधम सिंह नगर में है दोनों। जो गन्ना होता है ना, शुगर मिल है, आपको पता है उधम सिंह नगर में, शुगर मिल से जो वेस्ट बचता है, खोई बोलते हैं उसको, खोई, खोई, तो उस खोई से भी ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये है इसकी स्थिति, इसका काम क्या है, जनरेशन, जनरेट करना। दूसरा, इसका आप ईयर डेट भी मेंशन कर लो, क्योंकि कभी कभी फंसा देता है, 12 फरवरी, तो 12 फेब, या इसको ऐसे लिख लो, 12/2/2001, है ना। फिर दूसरा है आपका, ये लगभग 2001 में ही बनेगा, ये भी 2001 में ही बनता है, क्या नाम है इसका,
2001 में ही बनता है जुलाई में यूरेडा, ये जुलाई में बनता है यूरेडा। यूरेडा क्या काम करता है? इसके फुल फॉर्म है उत्तराखंड रिन्यूएबल नवीनीकरण रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, यही होगा, इसी तरीके से इसका नाम होगा। तो ये है, इसका क्या काम है कि देखिए ये तो बना रहा है जल विद्युत से, तो उत्तराखंड में सोलर भी तो है, हम सोलर को भी एक्सप्लोर करेंगे। ऐसे ही और जितनी भी थर्मल न्यूक्लियर छोटी मोटी जितनी भी चीज़ें हम सबको इकट्ठा करेंगे, उनसे भी हम ऊर्जा बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये उस पर काम कर रहा है, ठीक है। काम भी किया है इसका, सोलर एनर्जी में इसका अच्छा काम है, काफ़ी अच्छा काम किया है, ठीक है। तो जुलाई और इस टाइम पे था। ये एक चीज़ जो घराट होते हैं ना, घराट आपने देखे, जो पन चक्की होती है, पानी से जो चलती है, आटा वाटा पीसती है, तो उसको भी यूज कर रहा है छोटी मोटी एनर्जी जनरेशन में, ठीक। 2001 में बना। तीसरी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए UERD, ये 2002 में बनती है। डेट भी लिख लेते हैं क्योंकि यू के SSC में पूछेगा, इसमें नहीं, एग्जैक्ट डेट भी पूछ लेता है आपका, ठीक। 2002 में बनी UERD, उत्तराखंड इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। मतलब कि यार जो शिकायतें वगैरह रहेंगी, जैसे बत्ती गुल मीटर चालू मूवी थी ना शाहिद कपूर की, तो उसमें भी क्या हुआ था कि वे वजह के ज़्यादा बिल जनरेट करके आपको दे रहे थे, तो उनकी शिकायत का निपटारण करने के लिए ग्रीवियंसेस के लिए है, ये एक्सप्लोरेशन के लिए है कि और कौन सी एनर्जी है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए ही है। अब बचा आपका डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई बटेगी कैसे बिजली। डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारे के लिए है पिटकुल, PTCUL, पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, ये इसका नाम है। ये बनी कब? 2004 में, पिटकुल, ठीक है। पिटकुल 2004 में ये ट्रांसमिशन को देखती है, खंबे वंबे लगा के घरों तक बिजली पहुंचाना। तो ये है आपका पूरा उत्तराखंड का स्ट्रक्चर कि कैसे बिजली पे काम होता है, क्या काम चल रहा है। बाकी जो पॉलिसी वगैरह है वो आपकी न्यूज़ में जो रहेंगी, सोलर पॉलिसी चाहे आपकी कोई और पॉलिसी, वो हम न्यूज़ में डिस्कस कर लेंगे। तो ये है मेरी साइड से। एक डैम और रह गया है जो बहुत छोटा है, ऊपर की तो हमने सब देख लिए। आपने यहाँ पे नानक मत्ता, ये जो है नानक सागर, ये दुबका नदी पे है, दुबका रिवर पे है, इसको लिख लेना। ऐसे ही यहाँ पे एक बोर नदी है, बोर, बाजपुर में लिखवाया था मैंने आपको। यहीं पे एक डैम है, क्या नाम है? गुलर भोज, गुलर भोज, उधम सिंह नगर में ही है तीनों। और तीसरा यहाँ पे एक नदी है जो काशीपुर से ही जाती है, क्या नाम है? ढेला, ढेला। तो ढेला पे भी ढेला के नाम से ही है शायद, ढेला के नाम से ही। एक और बन रहा है, नैनीताल से आती है, कौन सी? गोला नदी, गोला, गोला नदी। तो गोला नदी पे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में एक डैम बन रहा है, क्या नाम है उसका? अभी न्यूज में था यार, आपके बजट में भी मेंशन दिया हुआ है इसका। इसका नाम क्या है? जमरानी, नैनीताल में। याद रखना, आपके सारे डैम यहाँ से पूरे होते हैं। अब हम आएंगे सेंसस पे, सो बाकी की चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।